हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 25-26 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस करंट अफेयर क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। देखा जाए तो हमारा मासिक पैकेज इसी वीडियो के पिन कमेंट में जब आप जाएंगे तो पिन कमेंट चेक करेंगे, वहां पर हमारे मासिक पैकेज का लिंक दिया हुआ है। उसे लिंक को ज्वाइन करने के बाद देखा जाए तो आपको क्या क्या चीजें मिलती है, पहले मैं आपको सुविधाएं बता देता हूं, फिर उसके बाद में प्राइस, मूल्य इत्यादि पर चर्चा करेंगे। प्रतिदिन आपको शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिलती है। डेली क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है और पूरा कंटेंट होता है बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। तो इस वजह से दोनों भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल रह सकते हैं। ठीक, साथ साथ में यहाँ पर देखा जाए तो डेली 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है। टेस्ट भी हमारा बाइलिंगुअल होता है, ऐप पर होता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। जिस प्रकार परीक्षाओं में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उसी के स्तर के सवाल आपसे वहां पर टेस्ट में लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिदिन क्लास पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या महीने के अंत में जब कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है तो उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लास पीपीटी ऑलरेडी ऐप पर शेयर की जाती है। साथ ही में देखा जाए तो महीने के अंत में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है और लगभग 50 से 55 पेज के आसपास की होती हैं, दोनों भाषाओं की अलग अलग। ठीक है, साथ ही साथ बेस्ट 100 MCQ पूरे महीने के चुन के निकाले जाते हैं आपके परीक्षाओं के लिए, जो आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पूरे मासिक करंट अफेयर से, उनको प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो मासिक करंट अफेयर होते हैं उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसकी पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाती है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आप हमारे मासिक पैकेज में जब इनरोल हो जाए, इनरोल होने के बाद आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और सिर्फ इतना कहना है कि करंट अफेयर मासिक पैकेज में हमने इनरोल किया है और हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। वो आपको व्हाट्सएप लिंक भेज देंगे जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी सुविधाओं का लाभ आप महज 25 रुपए में उठा सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं आपको 25 रुपए मिलती हैं और वो 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए मैं आपको एक चीट कोड बताता हूं जिसका इस्तेमाल कर आपकी 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर देखा जाए, जब आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं तो बाहर एक क्यूआर कोड दिया होता है। ठीक है, बाहर एक क्यूआर कोड दिया होता है। उस क्यूआर कोड के नीचे लिखा होता है कि 50 रुपए कैशबैक पाए। एक बार आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाता है। उसी कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना है तो ये मूल्य घटकर कितना रुपए हो जाएगा, जैसे ही आप कॉइन अप्लाई करेंगे तो ये मूल्य घटकर हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। ठीक है, और 18 रुपए 75 पैसे में आप करंट अफेयर का मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं घटना चक्र का, जिससे आप पूरे महीने की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ये 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे महीने के करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं विद MCQ। ठीक है, जो आपके आगामी यूपीपीसीएस, बीपीएससी इंटीग्रेट परीक्षा, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलसी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण खबर। पहली खबर है खाद्यान्न उत्पादन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। देखा जाए तो भारत ने वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत का पिछला खाद्यान्न उत्पादन कितना था। ठीक है, देखें यहां पर तो 357.73 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। पिछले साल की तुलना में 8% अधिक, और कितना रहा ये यहां पर आप देख सकते हैं। चर्चा करें आगे, ये पिछले 10 वर्षों में 106 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि को भी दर्शाता है। पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2015 से 2025 के बीच में 106 मिलियन टन की उल्लेखनीय खाद्यान्न वृद्धि हुई है भारत में। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, नेशनल वेलबीइंग कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। अब ये जो नेशनल वेलबीइंग कॉन्क्लेव 2025 है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल वेलबीइंग कॉन्क्लेव 2025 का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, नेशनल वेलबीइंग कॉन्क्लेव है, ये एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे IIT बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें देश भर के 82 उच्च शिक्षण संस्थान, जिनमें 20 IITs, IIM, 6 IIITs ने पार्टिसिपेट किया था। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सम्मेलन का मुख्य विषय था भारतीय उच्च शिक्षा में वेलबीइंग का भविष्य। ठीक है, जिसमें छात्र शिक्षकों के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्य विषय क्या था। तो भारतीय उच्च शिक्षा में वेलबीइंग का भविष्य, ये इसका मुख्य विषय था। इसी विषय पर यहां पर देखें तो नेशनल वेलबीइंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। सागर कवच 2, ठीक है, सागर कवच 2 के बारे में चर्चा करें। यह सागर कवच एक बार पहले आयोजित हुआ था, ये उसका दूसरा था।
2025 में दूसरी बार इसका आयोजित किया गया है, इसी वजह से इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर देखें सागर कवच 225 भारत की तटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय अभ्यास 19 से 20 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र और गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। तटरेखा जो है गोवा और महाराष्ट्र की, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये आप बताएं कौन से तट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कौन से तट कहा जाता है, जो गोवा और महाराष्ट्र का तट है इसको कौन सा तट कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। इसमें भारतीय नौसेना, मरीन पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और सीआईएसएफ सहित कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेट किया था सागर कवच में। देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा, समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करना था। अगली खबर देखें ऑपरेशन सी हॉक के बारे में, साई हॉक के बारे में। ऑपरेशन साई हॉक, अब ये जो ऑपरेशन साई हॉक है इसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए क्या खबर है, दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों में तेज कार्रवाई करते हुए 48 घंटे की विशेष अभियान ऑपरेशन साई हॉक चलाया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन साई हॉक किसके द्वारा चलाया गया था, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा संचालित किया गया था। 48 घंटों का विशेष अभियान था, यही पॉइंट आपको याद रखना है। इस दौरान 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर पाबंदी भी लगाई गई। अभियान का मुख्य फोकस क्या था, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध और डेटा चोरी जैसे बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाना। ठीक है, यह राजधानी में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजधानी, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहां पर साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है और इसी वजह से ये ऑपरेशन साई हॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस ऑपरेशन साई हॉक को देखा जाए, आप जब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स आपके परीक्षा में आते हैं, मुख्य परीक्षा में आता है, तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं ऑपरेशन साई हॉक के बारे में। ठीक है, चलिए अब मेरठ का जो बिगुल था इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, मेरठ का जो बिगुल है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। तो मेरठ के पीतल से बना मेरठ बिगुल अब जीआई संकेतक या जीआई टैग से मान्यता प्राप्त पारंपरिक उत्पाद बन गया है। ठीक है, यहां पर देखें तो यह बिगुल 19वीं सदी के अंत में सैन्य परेड, युद्ध अभ्यास और औपचारिक समारोह में कमांड देने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप कभी कभी देखते होंगे जब आप परेड वगैरह देखते हैं तो वहां पर एक सिपाही होता है जो बिगुल लिए होता है कमांड देने के लिए परेड में। ठीक है, तो वही जो बिगुल है उसी को देखा जाए जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग से मेरठ जिले की इस ऐतिहासिक सैन्य धरोहर को विशिष्ट पहचान और संरक्षण मिलेगा। आगे चर्चा करें, हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये जो हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान है, इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है और कब से कब तक चलाया जाएगा, तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान संचालित किया जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपयोग, स्वच्छता आदतों, साफ सफाई की निरंतरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये पॉइंट याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि जो हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान है, ठीक है, मूल उद्देश्य क्या है इसका और किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। परीक्षा में सवाल आपसे पूछा तो कथन में पूछ सकता है ये सवाल, जैसे एग्जाम में पूछना हुआ, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछना चाहता है तो इसे कथन में पूछेगा। 2 कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन रहेगा कि हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित अभियान है। दूसरा कथन रहेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक, अब यहां पर पहला कथन तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि किस पर केंद्रित है ये, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपयोग, स्वच्छ आदतों और साफ सफाई की निरंतरता को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है, अभियानों में पद्म पुरस्कार विजेता, स्थानीय प्रतिष्ठित लोग, पूर्व सैनिक तथा एनएसएस, एनसीसी जैसे युवा समूह सक्रिय रूप से जन जागरूकता में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 के बारे में चर्चा करें। अब ये जो द्वितीय क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 है, इसका आयोजन 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन, ठीक है, एनजीडी, एनएचए और डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय तथा यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस दूसरे संस्करण में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को केंद्र में रखा गया और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव समेत कई देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इसके माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा की गई। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि दूसरा क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। ठीक, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय बंदरगाहों का नया सुरक्षा नियामक बना सीआईएसएफ। जो नया सुरक्षा नियामक है, भारतीय बंदरगाह जो है, भारतीय बंदरगाहों का नया सुरक्षा नियामक किसको नियुक्त किया गया है, तो नया सुरक्षा नियामक बना है सीआईएसएफ। ठीक है, यहां पर देखें तो भारतीय बंदरगाहों का नया सुरक्षा नियामक सीआईएसएफ को बनाया गया है। अब ये बल देश के
लगभग 250 छोटे और बड़े बंदरगाहों की सुरक्षा मानकों की निगरानी करेगा। सीआईएसएफ के द्वारा अब जो भारत के पोर्ट्स हैं, चाहे वो स्मॉल पोर्ट्स हो या लार्ज पोर्ट्स हो, ठीक है, पूरे देश के अक्रॉस कंट्री जितने भी स्मॉल एंड लार्ज पोर्ट्स हैं उन पर ये जो सीआईएसएफ है इसके द्वारा निगरानी की जाएगी। ये जिम्मेदारी पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद दी गई है, जबकि सीआईएसएफ का प्रशासनिक नियंत्रण पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास रहेगा। ठीक है, जिम्मेदारी जो है पोर्ट, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा सौंपी गई है सीआईएसएफ को। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जो सीआईएसएफ पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, तो सीआईएसएफ पर प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब तक की सबसे महंगी कॉमिक के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए अब तक की सबसे महंगी कॉमिक कौन सी बिकी है, उसकी नीलामी हुई है। तो साल 1939 में छपी सुपरमैन 1 कॉमिक कैलिफोर्निया में 76 करोड़ रुपए में बिकी है। ठीक है, सुपरमैन 1, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉमिक का नाम जरूर याद रखिएगा, ये कॉमिक है सुपरमैन 1। 1939 में ये कॉमिक छपी थी और उस टाइम जब छपी थी तो यहां पर देखें इसे अब तक के सबसे महंगी कॉमिक बताया गया। इसका वास्तविक मूल्य देखा जाए तो 8 रुपए था। ठीक है, ये 8 रुपए 30 पैसे की कॉमिक उस टाइम पे, आज उसकी नीलामी हुई है और ये पहली कॉमिक थी, इस वजह से इसकी नीलामी देखा जाए इतने महंगे, मतलब इतनी महंगी कॉमिक ये बिकी है। ठीक, 76 करोड़ रुपए में ये कॉमिक बिकी है। नीलामी में सुपरमैन के अलावा बैटमैन 1 कॉमिक भी सम्मिलित थी। हालांकि बैटमैन 1 जो है ये कितने रुपए में बिकी है इसके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि जो सुपरमैन 1 है, ये सुपरमैन 1 ये 76 करोड़ रुपए में बिकी है। अब तक की सबसे महंगी नीलामी वाली कॉमिक बुक है ये। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। अरब सागर में स्क्विड की नई प्रजातियां मिली हैं। यहां पर देखा जाए ICAR और केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संगठन, ठीक है, या संस्थान के वैज्ञानिकों ने अरब सागर में टिरिंगिया सिलासी नामक स्क्विड की नई प्रजातियों की खोज की है। यह एक दुर्लभ ऑक्टोपस स्क्विड या अष्टबाहु है। ठीक है, यह दुर्लभ ऑक्टोपस स्क्विड है। यहां पर देखा जाए ये टिरिंगिया वंश यानी कि जीनस की दुनिया में पाई जाने वाली दूसरी प्रजाति है और इसे कोलाम तट से लगभग 390 मीटर की गहराई में पाया गया है। ठीक है, इस खोज में मरीन बायोडायवर्सिटी नामक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में औपचारिक रूप से प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो स्क्विड की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, अरब सागर में खोजी गई है। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं कि परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकता है, टेरेंगिया सिलासी। हाल ही में चर्चा में रहा टेरेंगिया सिलासी क्या है। ठीक, तो ये ऑक्टोपस स्क्विड की एक प्रजाति है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के बारे में चर्चा करें। अब यहां पर देखा जाए जो 25 नवंबर का दिन होता है इसको अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं पर होने वाले सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने को मान्यता प्रदान करता है। इस दिन से 16 दिनों की वैश्विक सक्रियता की शुरुआत होती है जो 10 दिसंबर यानी कि मानवाधिकार दिवस तक चलती रहेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 2025 का थीम क्या है। यहां पर देखा जाए यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, डीप फेक, डिस्किंग और अन्य डिजिटल हिंसा में बढ़ते खतरों पर जागरूकता को बढ़ाना है, जिसके खिलाफ मजबूत सुरक्षा तंत्र और कानूनों की मांग करना है। ठीक है, तो इस बार का थीम याद रखिएगा और ये जरूर याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। थीम क्या है, थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक, ये तो पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। संदीप प्रधान बने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य। अब ये जो संदीप प्रधान है ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। इनसे संबंधित पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार ने संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वे पुणे में आयकर जांच महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे और यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। ठीक है, जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं तो ये 3 वर्षों के लिए पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं सेबी के। IRS अधिकारी संदीप प्रधान कर जांच और अनुपालन मामले में अनुभवी विशेषज्ञ हैं और उनकी नियुक्ति से सेबी निगरानी, बाजार विनियमन, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। सेबी के नेतृत्व टीम में वे अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्र वर्षनीय के साथ में सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य हैं, ये 3 सदस्य के नाम आप याद रख सकते हैं। आप यहां पर ये बता सकते हैं कि सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है,
मैंने आपको पढ़ाया भी है सेबी के अध्यक्ष के बारे में अभी हाल ही में, तो आप बताइएगा कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 500 2025 का खिताब। ठीक, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, इन्होंने सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जापान के यूसी तनाका को सिर्फ 38 मिनट में 21-15, 21-11 से पराजित किया है। ठीक है, ये लक्ष्य सेन के करियर का तीसरा सुपर 500 खिताब है। और 2024 में सीधा मोदी, जो सैयद मोदी बेसिकली यहाँ पे सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद उनकी पहली बड़ी जीत है। लगातार असफलताओं के बाद यह जीत उनकी महत्वपूर्ण वापसी मानी जा रही है और आगामी जो BWF वर्ल्ड टूर में उनका आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 2025 का खिताब किसने जीता है? ये लक्ष्य सेन ने जीता है, भारतीय खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। चलिए आगे देखते हैं। हयाली गोबी ज्वालामुखी। अब ये जो हयाली गोबी ज्वालामुखी है, देखा जाए तो ये फटा तो इथियोपिया में है, लेकिन इसका प्रभाव देखा जा रहा है भारत पे। अब भारत में कहां पे? भारत में देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है बेसिकली जो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एक मैं काल्पनिक मैप ऐसे बना रहा हूं, ये इथियोपिया से इसका प्रभाव बेसिकली देखा जाए गुजरात, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पर एविएशन सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। हुआ क्या कि जो राख के गुबार हैं, ये राख के गुबार आसमान में फैल गए। ठीक है, ये जो गोबी ज्वालामुखी फटी है, हयाली गोबी ज्वालामुखी इथियोपिया में फटा है, 12,000 सालों के बाद फटा है। सुसुप्त ज्वालामुखी इसको डिक्लेयर करके रखा गया था कि इसमें विस्फोट नहीं होगा भविष्य में, लेकिन अचानक से इसमें इतना तीव्र विस्फोट हुआ कि 14 किलोमीटर ऊंची राख की गुबार आसमान में फैल गई। और वो आसमान में जो राख की गुबार फैली, तो जो आसमान में चलने वाली या ऊपर पृथ्वी के ऊपर चलने वाली जो करंट होती हैं, उस करंट के जरिए देखा जाए तो इथियोपिया से चलते चलते ये राख के गुबार जिस ऊंचाई पर हमारे प्लेन वगैरह उड़ते हैं, उसी ऊंचाई पर देखा जाए ये राख के गुबार भारत के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। ठीक है, और ये राजस्थान, मतलब गुजरात, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा होते हुए, और ये अंततः अब चीन की तरफ जा चुके हैं। लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है, माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक साल तक 18वीं शताब्दी में विस्फोट हुआ था, जो टोंगा ज्वालामुखी था उसके आसपास विस्फोट हुआ था, उससे जो इंडियन कॉन्टिनेंट था, जो भारतीय महाद्वीप था, उस पे एक साल तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो परत थी, ठीक है, जो क्षोभ मंडल की परत थी, वहां पर राख का गुबार पूरी तरीके से जम चुका था, जिसकी वजह से जो आसमान से आने वाली सूर्य की रोशनी थी वो धरती पर नहीं पड़ रही थी। और एक प्रकार से देखा जाए तो उसको शीतकाल के रूप में ही माना गया, पूरे साल ठंड थी उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, द हिंदू में रिपोर्ट छपी हुई है, उस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए चर्चा करते हैं। इथियोपिया के हाईली गोबी ज्वालामुखी में लगभग 12,000 साल पहले विस्फोट, मतलब 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है, जिससे 14 किलोमीटर ऊंचा राख का गुबार आसमान में फैल गया है। तेज हवाओं के कारण यह राख यमन, ओमान, अरब सागर होते हुए भारत में पहुंचा और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में वायु गुणवत्ता और खराब हो गई है इससे। ठीक है, इससे एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। राख के बादल उड़ानों की सुरक्षा पर भी असर डाल रहे हैं, जिसके चलते एयर इंडिया, इंडिगो सहित अन्य उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उनको बदल दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करें। अब भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यहां पर देखें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो वे न्यायमूर्ति BR गवई के उत्तराधिकारी, यानी कि उनकी जगह पर देखा जाए BR गवई की जगह पर अब नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा में जन्मे सूर्यकांत 1984 में वकालत की शुरुआत की थी और 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल कौन, जस्टिस सूर्यकांत बने थे सन 2000 में। 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है, वहीं पर देखिए बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। एक पॉइंट आपको यहां पर और भी याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी में शपथ लेने वाले
पहले या पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस सूर्यकांत ही हैं। ये हिंदी भाषा में शपथ लेने, अब तक जितने भी लोग मुख्य न्यायाधीश बने उन्होंने इंग्लिश में ही शपथ लिया है, ओथ ली है, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा में इन्होंने शपथ लिया है, तो इस वजह से इनका नाम अमर हो जाता है। एक तरीके से इनको याद रखा जाएगा हमेशा। ये पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में अपनी शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, तो याद रखना है। और वहीं पर एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं, जो जस्टिस सूर्यकांत थे, ये नालसा जो है ना, नालसा के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब देखा जाए नालसा के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो जस्टिस विक्रमनाथ। जस्टिस विक्रमनाथ जो है ये नालसा के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो यहां पर आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो होते हैं यहीं पर समाप्त। और इस करंट अफेयर के साथ कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब कल की वीडियो में ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस पॉइंट का उत्तर दीजिएगा कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। साथ ही साथ एक दूसरा सवाल भी है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। एक सवाल और है, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन थी। और सबसे स्टैटिक जीके का एक पॉइंट है कि मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो ये 4 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। इन 4 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बीच में भी आपसे एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो टोटल यहां पर देखा जाए 4-5 सवाल पूछे गए। उन चारों 5 सवालों का मैं उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी महीने के अंत तक देखा जाए तो बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बचे हुए मासिक वाले वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप आते हैं कहते हैं कि सर बिहार एसआई और एईडीओ की परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए बिहार करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया जाए। तो बिहार करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके जनवरी से लेके अभी तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको देख सकते हैं बिहार स्पेशल के। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।